अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 365 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं नैयर अली। पाकिस्तान में होने वाले ईरान और अमेरिका के अहम मुज़ाकरात बज़ाहिर किसी मुआहदे के बगैर अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से एक नई कहानी का आगाज़ हो रहा है। क्योंकि सिफारतकारी की दुनिया में हर मुलाकात, हर मुकालमा और हर तबादला ख्याल अपने अंदर एक नई सिमत का इशारा लिए होता है। ईरान और अमेरिका दो ऐसे मुमालिक हैं जो बरसों से बदएतमादी और इख्तिलाफात की फिजा में घिरे रहे। जब वो एक मेज़ पर बैठे, बात की, अपनी शराइत एक दूसरे के सामने रखी और एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुना, तो ये महज एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अमल की शुरुआत थी जो आने वाले वक्त की सिफारती राहों का फैसला करेगी। ये मुज़ाकरात किसी मुआहदे पर ख़त्म तो ना हुए, मगर उन्होंने एक बुनियाद ज़रूर रख दी है, एक ऐसी बुनियाद जिस पर मुस्तकबिल की हर सिफारती कोशिश की इमारत तामीर हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये खामोश पेशरफ्त कल के किसी बड़े मुआहदे का पेशखमा बनेगी, या दोनों मुमालिक एक बार फिर कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ देर कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त बयान देते हुए कहा है कि अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने जा रही है। इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजी, और इनके साथ साथ जो है वो हमारे साथ दीगर मेहमान भी हमें वक्तन फ़वक्तन ज्वाइन करते रहेंगे, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं अफजल भट्ट साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर जमील अहमद खान ने। आप सब मेहमानों को खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। एक बड़ी पेशरफ्त है इंट्रो में, जैसे मैंने कहा कि एक नई जो सिफारतकारी है उसकी एक नवीद है, एक रास्ते का तयन जो है वो हुआ है कल के मुज़ाकरात के इख्तिताम के ऊपर। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि पहली तो बात यह है कि हमें जहन नशी रखना चाहिए कि 47 सालों में जो दो कौमें और ये जो आज मुज़ाकरात हुई हैं, ये लोग कभी आंखों से आंखें नहीं मिलाते थे, और पिछले 28 दिन बल्कि 40 दिन की इस जंग ने तो उनकी आंखों में खून ले आए थे कि, और उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की सहूलतकारी से, पाकिस्तान के एफर्ट से, पाकिस्तान की सफारतकारी से अगर इस स्टेज पर पहुंच गए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक रही, 21 घंटे तक उन्होंने बातचीत और डायलॉग भी किया, और 15 नुकात जो दिए थे अमेरिका ने और 10 नुकात जो ईरान ने वापस मुड़ के दिए थे। पहली तो बात ये मैं बता दूं कि ऐसी नेगोशिएशन में, ऐसी सफारतकारी में ये जब एक्सचेंज होते हैं मुतालबात या नोट्स या कम्युनिकेशन, तो वो दूसरे फरीक से जिससे नेगोशिएशन हो रही हो उससे शेयर किए जाते हैं, और यही मकसद होता है सहूलतकारों का, यही मकसद होता है मीडिएटर्स का। तो मुझे भी इल्म है इसका कि ये सहूलत ये हमने इन एडवांस एक्सचेंज किया था, एक मरतबा नहीं, उससे ज्यादा मरतबा हमने 10 पॉइंट ईरान के और 15 पॉइंट अमेरिका के, और वो उनकी जो पहली शक्ल थी उससे थोड़ी बेहतर शक्ल में बाद में ये दोनों फरीक राजी हो गए थे, और फिर उसको टेबल पर जाके, यानी कि जो ये 21 घंटों की जो डायलॉग थी उसमें तय होना बाकी था। लेकिन जो चंद पॉइंट्स थे जिसपे की डिबेट होनी थी, इसीलिए तो इन पर्सन, इसीलिए तो रूबरू ये मीटिंग का इनेकाद किया गया था इस्लामाबाद में, और इसी से पूरी दुनिया की उम्मीदें बंधी हुई थी। लेकिन एक चीज का तो इल्म हो गया कि जो जब महसूस हो रहा था कि शायद ये दोनों फरीक आपस के 50% भी पॉइंट्स को नहीं मानेंगे, तो ये तो पता पड़ गया। जिस तरह जेडी वेंस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, वो फकत सिर्फ एक पॉइंट का, जौहरी पॉइंट का उन्होंने जिक्र किया, उसकी अफजूदगी का जिक्र किया, उसके अलावा उन्होंने और किसी पॉइंट का नहीं। इसके बरक्स जो ईरानी स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि हाँ, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर मजीद कोई डिबेट होना बाकी है, उसमें एग्रीमेंट नहीं हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर पॉइंट्स पर डिबेट जो हुई है या जो उस पर कोई एतराजात एक दूसरे पर नहीं उठाए गए, और ये जो 3 पॉइंट है इसको एक बहुत ज्यादा स्टिकी पॉइंट बना लिया है, और उसी पर आइंदा जो भी शटल डिप्लोमेसी पाकिस्तान करेगा या पाकिस्तान जो भी कम्युनिकेट करेगा, मीडिएट करेगा, वो इन्हीं पॉइंट्स पर तो करेगा। इसको फर्दर कहां तक कौन रेड लाइन क्यों की इसने अमेरिका ने, ये इसको इसके रोशनी में देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप
क्या बयान देते रहे जौहरी सलाहियत के बारे में। और इसको उससे भी जोड़ना पड़ेगा कि 1915 में जब डिबेट हो रही थी तो नेतन्याहू ने कितनी तनकीद, न सिर्फ तनकीद, कितना जोर लगाया था कि JCPO का मुआहदा नहीं होना चाहिए। और जब JCPO का मुआहदा टूट गया तो कितनी ज्यादा खुशी हुई नेतन्याहू और इजराइल को। और फिर जब नेगोशिएशन जून में होना शुरू हुई तो कितना अफसोस कर रहे थे नेतन्याहू। और फिर जब दोबारा ये ओमान के सहूलतकारी में जनीवा में जब हो रही थी तो वो भी तिल में ला रहे थे नेतन्याहू। और यही इजरायली लॉबी का और नेतन्याहू के आखिरी जो चक्कर है व्हाइट हाउस का, जो बैक डोर से दाखिल हुए और उन्होंने सारा वार प्लान डिस्कस किया। और बकौल जेडी वैंस के, बकौल तो नहीं कहूंगा, जेडी वैंस के उस टेलीफोन कॉल जो कि लीक हो गई नेतन्याहू के साथ और मीडिया में आ गई, उसके मुताबिक इस पर कोई तलखी भी हुई कि आपने तो 4 दिन का बताया था, या 40 दिन हो गए। तो उस इन तमाम चीजों को मलूज़े खाते रखें। तो मैं ये कहूंगा कि हमें तो इसमें तुर्शी और तलखी नजर आ रही थी कि बहुत ज्यादा होगी, उससे ये तुर्शी और तलखी तो बिल्कुल नजर नहीं आई, ये एतराज नजर आया जो कि। और इस पे सबसे अहम बात यह कि सुबह 7 बजे मेरा पहला प्रोग्राम था और उठते के साथ जब मैंने इसका तजिया किया तो मैंने यही बताया तमाम चैनल्स को, अपनी राय यही दी कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इससे हमें ज्यादा इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव पेशरफ्त है। लेकिन जो आपने स्पॉयलर्स की बात की है, इसराइल की बात की है, और इसराइल का जो ये जंग बंदी में इस वक्त भी जो रखना डालने का जो एक किरदार, मुख्तलिफ बयानात और फोन कॉल्स की बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, इस पर मैं वापस आऊंगी डॉक्टर साहब आपकी तरफ। अफजल भट्ट साहब, एक बड़ा ऐसा इवेंट हमने इस्लामाबाद में देखा है कि जिस तरह के इवेंट को कवर करने के लिए कभी हम अमेरिका जाते हैं, हम UNGA कवर करते हैं, कभी दुनिया भर में जो है वो मुख्तलिफ ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज और बड़े इवेंट्स जो है वो कवर करने के लिए जाते हैं। पाकिस्तान में आपका तजर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ऐसे बड़े इवेंट को इतनी दानिशमंदी के साथ जो है वो डील करना कि कोई भी जो स्पॉइलिंग इवेंट है वो पाकिस्तान की जानिब से ना हो, कोई भी ऐसा जो है वो मसला पाकिस्तान की जानिब से ना हो कि अमेरिका और जो ईरान है उसको एक मैदान जंग में से निकाल के पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया और वो मेज़ जो है वो पाकिस्तान की है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखें, नहीं, ये मैं समझता हूँ कि इसमें इन हालात में जब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल और डिजिटल मीडिया पूरे जोरों पर है, बिल्कुल यूं लगता था कि जैसे स्टेट का बयानिया और होगा, स्टेट का तर्ज अमल और होगा और यहाँ बयानिया कोई और बन जाएगा। ठीक, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया कि यहाँ से कोई चीज लीक होती, ठीक, आप कवरेज के दौरान आपकी ड्यूटी थी, आप लीक करती, आप मुझे भेज देती, मैं लीक करता, कोई रिपोर्टर करता, तो लगना यह था कि अगर वो चीज अमेरिका को शूट कर रही होती तो इंप्रेशन ये जाना था कि गवर्नमेंट पाकिस्तान डेलिब्रेटली ऐसी चीजें कर रही है कि ईरान को नुकसान हो। ठीक, अगर उस चीज का ईरान को फायदा पहुंच रहा होता तो अमेरिकन ने यह कहना था कि यूं लगता है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारे साथ प्ले कर रही है, कि हमें गैर जानबदार कह के साबित करके टेबल पे बिठाया है और खुद अपने लोगों के जरिए ये प्रोपेगेंडा, क्योंकि जंगों के दौरान प्रोपेगेंडा वार होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया तक एक चीज बाहर नहीं निकली। ये पॉसिबल नहीं होता कि जंग हो रही हो और जंग के दौरान स्पेकुलेशन ना हो, जंग हो रही हो और प्रोपेगेंडा ना हो। मेरा ख्याल है कि इस पे पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है जी। हमारे तो कुछ दोस्त कह रहे हैं ना कि जी खबर नहीं दे सके, जी खबर बाहर नहीं आई। लेकिन भट्ट साहब, इसमें एक जो पॉजिटिव मुझे ये लगता है वो ये है, पॉजिटिव मैं इसलिए कह रही हूँ कि चाहे ईरानी मीडिया है, चाहे अमरीकी मीडिया है और चाहे पाकिस्तानी मीडिया है, वहाँ पर वो जो जिना कन्वेंशन सेंटर में महमूद अयाज एक हुए थे, ना ईरान से कोई खबर आ रही थी, ना अमेरिका से कोई आ रही थी और ना ही जो है वो पाकिस्तान से आ रही थी। और जो कुछ चीज़ें सामने आ रही थी वो महज स्पेकुलेशन थी। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली साहब ने भी। आपको वेलकम कहूँगी ब्रिगेडियर साहब। ये बताइएगा कि अभी आप गुफ्तगू हमारी सुन रहे हैं कि बड़ा एक डिफरेंट जो है वो प्रेसिडेंट सेट हुआ है
और अगर हम पाकिस्तान की तारीख की बात करें तो बड़ी दिहाइयों के बाद जो है हमने कोई ऐसा बड़ा इवेंट देखा है। और अगर हम अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की बात करें तो वो भी बड़े अरसे के बाद जो है वो इस तरह से आमने सामने इतने आला सतह का वफूद जो है वो बैठे हैं और उन्होंने खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कैसे देखते हैं सारे प्रोसेस को? देखें, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे प्रोग्राम में बात करनी इजाज़त दी। पहले तो यह है कि आपने जो ये कहा है कि जी ये बड़ा पॉजिटिव प्रोग्रेस थी कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा डायलॉग हो रहे हैं, और मैं इससे आप सिर्फ इत्तेफाक नहीं करता बल्कि इसको बड़ा स्ट्रांगली एंडोर्स करता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। यानी देखें, जस्ट फ्यू डेज बैक, 5-6 डेज बैक, ट्रम्प वाज सेंडिंग ईरान टू द स्टोन एजेस जी, वो कह रहे थे कि तहजीब फिर पूरी हमने खत्म उनको कर लाके एक टेबल पे डायलॉग पे इस्लामाबाद में बिठा दिया जी। ये डायलॉग का प्रोसेस ऐसे ही होता है, इसमें इतने डिफरेंसेस हैं। अगर आप ईरान के 10 पॉइंट्स पढ़ें और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो 14 पॉइंट्स हैं जो कि पब्लिश नहीं हुए जी। उसको अगर आप देखें तो उसमें इतना डिफरेंस है कि इनको नैरो करते करते बहुत टाइम लगेगा। मसला ये है कि जी वो यूएसए कहता है कि आप टोटल जो है ना एनरिचमेंट बंद कर दें जी। राइट, और आप टोटल जो अपनी फोर्सेस ईरान को कहता है कि जी वो आप यमन में और हिजबुल्लाह और किसी को सपोर्ट को नॉट करें। दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरी तरफ जो है ईरान है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है वो कहता है जी इसका मुझे जिस तरह सुएज कनाल पे इजिप्शियन जो है वो रेवेन्यू वसूल करते हैं, इसका मुझे रेवेन्यू वसूल करने दे, हालांकि वो इंटरनेशनल वाटर है। तो इस तरह के वाइड अपार्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं ओवर लास्ट 70 इयर्स उनको नैरो करने में टाइम लगेगा। बहरहाल पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक तो ये बात है। दूसरा यह है ऑन द लाइटर साइड मैं आपको बताऊं, ये मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम है ना, इस पे एक जोक है, मैं पूरा नहीं नरेट करता। somebody asked God when the Middle East problems would be solved, especially Palestine. The God said not in my lifetime. आप इसकी हिस्ट्री देखें 48 से लेके, इसमें बिल क्लिंटन शर्मल शेख में ही वाज होपिंग कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आई विल गेट द नोबेल प्राइज जी। यासर अरफात कैंप डेविड 2 में ही वाज अबाउट टू साइन द 24% वाला जो था पैलेस्टाइन को मिलेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज स्टॉप्ड बाय हुस्नी मुबारक एंड किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक। एंड फिर उसके बाद इंतफादा 2 शुरू हो गया। फिर अब्राहम अकॉर्ड पे यू नो द सेम प्रेसिडेंट ट्रम्प, ही वाज ऑलमोस्ट यू नो थिंकिंग कि ये आई विल गेट इट सॉर्टेड आउट, एंड फिर ये गाजा वाला जो इंसिडेंट हो गया 7 अक्टूबर 2023 में, और फिर उस पे उन्होंने 70,000 के करीब 80,000 के कर दिए। द प्रॉब्लम इज दैट the Capitol Hill, repeatedly I say and everybody says, the Capitol Hill in Washington DC is a Jewish occupied territory. Or Israel is one of the states of the United States of America. Please do not consider Israel as a sovereign state inside Middle East. It is one of the states जिस तरह न्यूयॉर्क है, जिस तरह लॉस एंजल्स है, तो तमाम क्योंकि जूश लॉबी का, ज़ायनिस्ट लॉबी का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सेनेट पे, बिजनेस पे, कांग्रेस पे इतना कंट्रोल है कि ये जो ये ट्रम्प वगैरह और ये जो वैंस वगैरह हैं ये बोरे हैं उनके हाथ में। देखें, आपने जो ये हिस्ट्री बयान की है, इससे जो आसान तरीन अल्फाज में अगर व्यूअर्स को समझाना हो तो ये कहा जा सकता है कि वो जो गारंटियाँ जो है वो इस वक्त जिन ज़मानतों की बातें इस वक्त जो है वो ईरान कर रहा है कि उनको वो ज़मानत चाहिए, तो और बेतमादी जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान में मौजूद है, तो वो कोई बेवजह नहीं है। मैं यही सवाल जो है वो ये आपकी बात से ही आगे बढ़ते हुए नहीं ये आपने जो कंक्लूजन किया है आई डोंट एग्री विद दैट। जी, ये बेतमादी नहीं है। मैंने जो पहला सेंटेंस बोला था कि सेंडिंग टू स्टोन एजेस से डायलॉग पे बैठना जो है बड़ा पॉजिटिव एक आउटकम है, और दो एक्सट्रीम्स हैं। बिल्कुल, अगर ये चीज मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, कुछ ना कुछ इस पे अचीवमेंट हो जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, फिर हम यहीं से ये इसी मौजू पे दोबारा शुरू करते हैं। मैं आपकी बात के ऊपर भी ही कमेंट जो है वो डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे लेना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप बैनुल अक़वामी अमूर पे जो है वो खासी गिरफ्त रखते हैं।
ये बताइएगा कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ का मामला है, ये एक बड़ी जो इख्तिलाफ की वजह है, एक तनाज़े की वजह जो है वो मौजूद है, और हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर अब हल क्या आप देखते हैं, किस तरह से एक एक स्टेप पीछे जाके हल निकाला जा सकता है? क्योंकि अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ताज़ा तरीन ट्वीट सामने आई है, जो बयान सामने आया है, वो भी कोई इतना पॉजिटिव नहीं है आबनाए हुर्मुज़ को लेकर। जी, सबसे बड़ी वजह यह है कि आबनाए हुर्मुज़ में पहली तो बात कि ये आबनाएं जितनी भी हैं दुनिया में, चाहे वो मलाका, स्टेट ऑफ मलाका हो, या बाबुल मंदाल हो, या ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ हो, या बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे एक इंटरनेशनल लॉ है यूनाइटेड नेशंस का, इसमें लॉज ऑफ हाई सीज, उसके तहत इनको रेगुलेट होना चाहिए, और उसके तहत ये रेगुलेट होते हैं तमाम के तमाम। ईरान ने फराख दिली दिखलाई हुई थी कि 28 से पहले वो तमाम जहाज़ों को छोड़ देता था। ईरान ने अपना कोई रेगुलेशन नहीं बनाया हुआ था, जबकि 1.5 किलोमीटर खुश्की से ये आबनाए हुर्मुज़ गुजरती है ईरान के टेरिटोरियल उससे जुरिस्डिक्शन से, सॉवरन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से आबना गुजरती है ये। इसी तरह ओमान भी बहुत करीब है इसके, तो उस लिहाज से ये लॉ ऑफ सीज का मैं चीदा बता देता हूँ अगले चंद सेकंड में। अब वो ये है कि 17 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत तमाम वेसल्स को गुजरगाह देनी चाहिए। उसको कहते हैं इनोसेंट वेसल्स, यानी इनोसेंट पैसेज उसको कहते हैं आर्टिकल 17 के तहत। फिर आर्टिकल 18-19 में तरीकाकार दिया हुआ है। 19 में दिया हुआ है कि अगर कोई वेसल दुश्मन का, अगर आपसे किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो जुरिस्डिक्शन वाला या टेरिटोरियल वाटर वाला जो मुल्क है, उससे अगर किसी की दुश्मनी या लड़ाई चल रही है, तो वो उसकी मर्जी है, वो रेगुलेशन बनाए उस पर आर्टिकल 24 के तहत और उसको रेगुलेट करे। और उसी आर्टिकल 24 के तहत अगर टोल टैक्स भी लगाता है तो उसके साथ ये तरीकाकार उसका है। डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में इसलिए कि अना का मसला इसलिए बन गया है ये कि पहली बात कि 28 से पहले ये बिल्कुल ठीक था, 28 के बाद, जंग के बाद सारी की सारी उंगलियां ये गलत प्लानिंग की वजह से उठ रही हैं कि ये जंग, जो कि हमारी जंग ही नहीं थी, जो अमेरिका में बात चल रही है, वहां के सेनेटर्स कर रहे हैं, वहां के लोग कर रहे हैं, वहां की रेटिंग इसीलिए डाउन हो रही है, और हमारी जंग थी ही नहीं, ये तो जंग इजराइल की थी, और वो हमने इसको अडॉप्ट कर ली और हमने ये जंग शुरू कर दी। तो उस लिहाज से उसकी वजह से पूरी दुनिया तकलीफ में आ गई। आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से कोई तकरीबन 50% दुनिया की फर्टिलाइजर कम हो गया, जिसकी वजह से बुआई के सीजन में, यानी कि ये जो अभी सोइंग सीजन है नॉर्थ अमेरिका में, बाकी इलाकों में, उसमें फसलें सही नहीं होंगी, वहां खुराक कम हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। इसी तरह हीलियम है जो कि चिप्स में और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। इसी तरह सल्फर है जो तांबे को और पीतल के प्रोसेस करने में काम आता है। तो ये तमाम चीजें, एक गैप सा पैदा हो गया है, दुनिया फिक्रमंद हो गई है, अरबों और खरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। अगर ये सिलसिला जारी रहता तो दुनिया में रिसेशन बहुत तेजी से और बहुत बिल्कुल, और महंगाई जो है उसमें किसी को डाउट नहीं है कि उसमें इजाफा हो रहा है दुनिया भर में। ट्रंप प्रेशर में आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का अगला इलेक्शन जो है वो डामाडोल हो गया। 36 के करीब डोनाल्ड ट्रंप के वहां कांग्रेस मेंबर्स हैं, वो कहते हैं हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। उनकी मुझे 365 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन है। अमेरिका ईरान के जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान को ये जो है वो एजाज़ हासिल हुआ, उस पर बात कर रहे हैं कि अब वो जो कंक्लूड हुए हैं जिस पॉइंट के बाद 11 घंटे पूरी डिस्कशन के बाद, तो वहाँ से आगे अब वे फॉरवर्ड क्या है और इसके जो असरात हैं वो पूरे खित्ते के ऊपर क्या होंगे। हमें ज्वाइन किया है इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं। इसके साथ साथ हमें वाशिंगटन DC से ज्वाइन किया है, अमेरिका से ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि ख़ुद जो है वो अमरीकी सियासत में काफ़ी सरगर्म है, रिपब्लिकन जो हैं वो लीडर हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र भी रह चुके हैं, तो यकीनन कुछ इनसाइडर्स हमें उनसे सुनने को मिलेंगी। इसके साथ साथ हमें जो है वो मज़ीद भी कुछ हमारे मेहमान जो है वो ज्वाइन करेंगे, वो हम आपके साथ में रखते रहेंगे। तो एहसान अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी खुश आमदीद। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। जनाब साजिद तारड़ साहब, आपने जो है वो बड़े करीब से सदर डोनाल्ड ट्रंप जो साहब जो हैं उनके साथ काम भी किया है और उनकी साइकी को भी काफ़ी हद तक समझते हैं।
अब ये मुज़ाकराती अमल जो है वो 21 घंटे के मुज़ाकरात ख़त्म होते हैं, उसके बाद टीम वापस जाती है। जो जेडी वैंस हैं उनकी तरफ से तो कोई ख़ास इतने जो हैं वो बयानात हमें सुनने को नहीं मिलते, लेकिन अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ ऐसे बयानात चल रहे हैं जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को लेकर कुछ तलखी की गुफ्तगू जो है वो बड़ी शद्दोमत के साथ जारी है। तो क्या मामलात दोबारा जो है वो कुछ कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे, क्या देख रहे हैं आप? नैयर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे ऑन योर शो। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे आपने खासकर अफजल भट्ट साहब के साथ बिठाया। भट्ट साहब इज माय हीरो, और खासकर उनकी पाकिस्तान और जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए सर्विसेज को सलूट। अब बात करते हैं इस कल जो डायलॉग हुआ है, डायलॉग खत्म हुआ है, उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जेडी वैंस साहब ने इस डायलॉग के बाद आए पोडियम पर, उन्होंने अपने अमेरिकन जो जर्नलिस्ट साथ लेकर आए थे, उन्होंने उनके सामने कहा कि एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो इस वक्त अर्ज ये करना चाहूंगा कि दुनिया बुरी खबर सुनने के लिए तैयार नहीं थी, और अमेरिकन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बल्कि इसके ऊपर एक शॉर्ट लफ्ज ये कहूंगा कि इसका नतीजा कल सुबह जब स्टॉक मार्केट खुलेगी तो उससे पता चल जाएगा कि इस वक्त पल्स जो है, पल्स का क्या चल रहा है। अब ये अर्ज करना चाहूंगा कि 15 में से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 14.5 नुकात जो थी, शराइत, वो तस्लीम कर ली गई थी, उनके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका था। लेकिन लास्ट मिनट पे स्पॉइलर प्रेशर आया वॉशिंगटन डीसी से। अब वो क्या एक ऐसा क्या हुआ वॉशिंगटन डीसी में कि वो गारंटीज फ्यूचर की मानना शुरू हो गए कि आप जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे, और उसके बाद जो है वो यकलख डायलॉग खत्म हो गया। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक पीस की ट्रॉफी लेने के लिए जेडी वाइस गए थे इस्लामाबाद। वो ट्रॉफी कहां चाहिए थी उन्हें सबसे पहले तो चाहिए थी मिड टर्म इलेक्शन में, और फिर 2028 में उनको चाहिए थी, लेकिन वो ट्रॉफी साथ लेकर नहीं आए। इस वक्त अगर देखा जाए, अब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 3 कैंपेन्स में तीन इलेक्शन उन्होंने आज तक लड़े हैं, तीनों में काम करता रहा हूं और ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता रहा हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक नॉन एंटी वार उम्मीदवार बन के सामने आए थे। उसके ऊपर इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है 8 महीने में 8 जंगें बंद कराने का दावा, फिर उसके बाद नोबेल पीस प्राइज का दावा, फिर वॉशिंगटन डीसी के अंदर बोर्ड ऑफ पीस का पहली मीटिंग, और फिर सारी ये चीजें सामने अगर देखी जाए और यकलख इस सारी चीजों को सारी चीजों को साइड पे रख के जंग में कूद जाना। और उसके बाद आज भी देखा जाए तो जिस पॉइंट पे पहुंचे थे बड़ी मुश्किल थी। लेबनान के अंदर इजराइल जो था आउट ऑफ कंट्रोल था, बड़ी मुश्किल से हमले बंद नहीं थे, कम हुए थे, बंद नहीं करा पाए। लेकिन आज अगर देखा जाए, एवरेज अमेरिकन 2-2 जाबें करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। महंगाई का तूफान सिर्फ अमेरिका में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। यूरोप के अंदर पेट्रोल पंपों पर लाइनें हैं 4-4 घंटे की, पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। चाइना और रशिया इसमें कूद चुके हैं। किस तरीके से बहरीन की जो रेजोल्यूशन था सिक्योरिटी काउंसिल में, दोनों वीटो कर चुके हैं, और मैं फ्यूचर में देख रहा हूं कि चाइना इसमें मजीद खुल के अपना रोल अदा करेगा। लेकिन आज वॉशिंगटन डीसी का आखिरी पॉइंट इसमें अर्ज ये करना चाहूंगा, वॉशिंगटन डीसी के एक उनके ऊपर क्वेश्चन है कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ ज़ायनिस्ट लॉबी, इसकी कीमत एवरेज अमेरिकन कितनी देने के लिए तैयार है? ये क्वेश्चन है आज अमेरिका। ये तारड़ साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो मैं चाहूंगी कि आप मजीद भी रोशनी डालें, क्योंकि इस वक्त जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके मामलात जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर जो है उनको फेस सेविंग चाहिए, बाहर दुनिया में तो चाहिए ही है, लेकिन मुल्क के अंदर चाहिए। इस हवाले से मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार एहसान अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। एहसान साहब, ये जो इस वक्त साजिद तारड़ साहब ने बात की है, क्या आप उससे एग्री करते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को अगर अगले अपने मिड टर्म इलेक्शन में कामयाबी हासिल करनी है, और वो खासतौर पर जो अपने ही जो अमरीकी अवाम है उनकी नज़रों में कुछ सुरखरू होना है, फेस सेविंग चाहिए उनको, तो फिर उनको जो है वो अपनी जो जंग की रविश है उससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा? जी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मेरा ख्याल से ये सिर्फ मिड टर्म इलेक्शंस नहीं, ये जो 2028 के भी जो अगले इलेक्शंस हैं उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी के सर्वाइवल का एक क्वेश्चन होगा। तारड़ साहब भी बैठे हुए हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग। अभी ये गैलप सर्वे हुआ था और जिसमें ये सामने आया है कि स्पेशली डेमोक्रेटिक वोटर्स एंड यंग रिपब्लिकन्स इस जंग ने जो उनका ओपिनियन है
जो आपने सवाल जहां से शुरू किया था कि कब तक यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है होस्टेज रहेगी विद इजराइल, उसके ऊपर बहुत सारे यंगस्टर्स का विद इन रिपब्लिकन पार्टी वो चेंज होना शुरू हो गया है। और ये जो है अगले नॉट ओनली मिड टर्म बट के जो मेन इलेक्शंस भी, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आएंगे, उसमें भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब देखिए, सदर ट्रंप की तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये उनकी आखिरी टर्म है, ही कैन नॉट गो फॉर नेक्स्ट इलेक्शन। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है, ही इज अ कैंडिडेट, एंड प्रॉब्लली इसी वजह से वो थोड़े से बड़ा केयरफुल होके भी प्ले कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि उनके फ्यूचर पॉलिटिकल कैरियर के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती है। ये तो रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा बेहतर जानती होगी कि जी उन्होंने नेक्स्ट कैंडिडेट किसको लेकर आना है। लेकिन ओवरऑल मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ तारड़ साहब से कि जो इस वक्त जो एक कॉमन सिटीजन है अमेरिका का, वो इस जंग के जो असरात है नेगेटिव, वो बहुत बुरे तरीके से फेस कर रहा है। मॉर्गेजेस राइज हो रही हैं, इन्फ्लेशन राइज हो रही है, दो दो जॉब जिस तरह करनी पड़ रही है, फ्यूल की प्राइस राइज कर रही है, जॉबलेसनेस बढ़ती जाएगी। और जितनी बड़ी अमेरिका एक इकोनॉमी है, एक अंदाजा है कि इन 40 दिनों की जंग के बाद तकरीबन ग्लोबली 0.2% जीडीपी में फर्क आएगा, 0.4% जीडीपी में फर्क आएगा, जिसका 2.2% अमेरिका में फर्क आएगा। इतनी बड़ी इकोनॉमी में 0.2 भी बहुत ज्यादा मानी रखता है। तो इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है, ये इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जी इस्लामाबाद टॉक्स खत्म होगी तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इट वॉज जस्ट ये एक पहला स्टेप था, ये एक दरवाजा था जो कि खोला गया था। इसमें बहुत सारी गुंजाइश है। और जो भी ट्रुथ सोशल पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना पोस्ट डाला है, उसमें जो पहली लाइन है वो ये कहती है, एवरीथिंग वेंट वेल। ठीक है, हर जगह रोड ब्लॉक्स आते हैं। 14.5 पॉइंट्स की बात की, हो सकता है 14 हो, ये हो सकता है 13 हो, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है अगर पहली सेटिंग में इतने ज्यादा हो चुके। ये इट टेक स्टेप्स। आपके सामने यूक्रेन रशिया की जंग 4 साल से चल रहे हैं, नेगोशिएशंस नहीं हो पा रहे, तो बहुत स्पेस है। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जितना प्रेशर दोनों साइडों पे है, सिर्फ यूएसए पे नहीं है, मेरा ख्याल से ईरान पे भी उतना ही प्रेशर है। बिकॉज दिस इज द टाइम कि जब उनको इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए अपनी 70 साल की वो जो सैंक्शंस और मुश्किल हालात हैं उससे बाहर निकलने के लिए। इससे बेहतर मौका शायद उनको ना मिले। इससे बेहतर मौका जो है वो दोनों के पास नहीं था। लेकिन अभी अगर आपने ये आप भी ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, मेरी नज़र से भी कुछ पॉइंट्स निकले थे, गुजरे थे, और अभी ये जो ट्वीट है मैं अपने नाज़रीन के सामने वो रखना चाहूँगी, जिसमें वो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जो ट्रूथ सोशल, उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गए हैं। अगरचे ज़्यादातर नुकात पर इतफाक़ हो गया था, ताहम ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इख्तलाफ जो है वो बरकरार रहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अमरीकी बहरिया, जो दुनिया की बेहतरीन बहरिया है, फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और यहाँ से जो दाखिल होने या निकलने वाले तमाम जहाज़ों की नाकाबंदी का अमल शुरू करेगी। और उसके बाद उन्होंने बहरिया को हिदायत भी दी है कि वो बैनुल अक़वामी पानियों पर में हर उस जहाज़ को रोकेगी जिसने ईरान को टोल अदा किया हो। उनका कहना है कि जो भी गैर कानूनी टोल अदा करेगा उसे खुले समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। अफजल भट्ट साहब, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे अभी एहसान साहब और साजिद तारड़ साहब जिस तरफ निशानदेही कर रहे थे कि अगर बेशतर पॉइंट्स के ऊपर जो इत्तेफाक हो गया है, तो 2-3 जो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी जौहरी प्रोग्राम है या आबनाए हुर्मुज़ है या फिर जो सैंक्शंस का मामला है या फिर जो ये ख़ास तौर पे ये जो हरजाने का मामला है कि जंगी हरजाना है जो वो अदा करना है, तो इन मामलात के ऊपर दोबारा बैठकर बात भी हो सकती है। इस तरह के बयानात के बाद तो ये बयानात खुद ज़ाती तौर पे बाहर के किसी स्पॉइलर की ज़रूरत ही नहीं है। सदर साहब तो खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जो स्पॉइलर है। नहीं यार, मेरा ख्याल है कि देखें, जंग के दौरान एक असाबी जंग हो रही होती है जी, और एक मैदान में जंग हो रही होती है। प्रेशर टैक्टिक्स मैं तारड़ साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि देखें, डीजे वैंस ने 21 घंटे मुज़ाकरात किए, 1 मिनट की ब्रीफिंग थी और 1.5 मिनट के 2 क्वेश्चन थे। अगर उतना शॉर्ट जवाब देने का मतलब क्या था कि मेरे किसी लफ्ज से आगे रास्ता बंद ना हो जाए, मेरे मुंह से निकले हुए लफ्ज से कहीं लोग उसका कोई स्पेकुलेशन की ना तरफ ना चले जाए। देखिए, उन्होंने 2 लफ्ज बोले कि अच्छी खबर यह है कि हमने बहुत सी चीजें खुलकर आपस में डिस्कस कर ली, बुरी खबर यह है कि हम जो है एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच सके। और तीसरी बात जो उन्होंने नहीं कही कि देखें, ना सीज फायर खत्म हुआ, ना दरवाजा बंद हुआ, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ और मुज़ाकरात का दरवाजा भी बंद नहीं हुआ। तो इसलिए मैं साजिद तारड़ साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि मेरा ख्याल है कि दोबारा
जो है वो सारी बैक चैनल डिप्लोमेसी हरकत में आएगी। और इसका मेरा ख्याल है कि तारड़ साहब को चाहिए कि अपने गुड ऑफ से यूज करें कि अमेरिका से कहें कि आज को मुतालबा बनाने की बजाय एक दफा इसको आप 28 फरवरी की पोजीशन से पहले ले जाएं, जब इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर। ठीक है, जो ईरान का नुकसान हुआ वो तो अभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन जमीनी पोजीशन वो तो वापस आ सकती है ना। उसके बाद फिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना। तारड़ साहब जो है वो गुड ऑफिस तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तारड़ साहब खुद भी मुझे कोई सदर साहब की जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त की जो पोजीशन है जो उन्होंने ले रखी है उससे को मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। और उनका ये जुमला जो है ये बड़ा मुझे तो अलार्मिंग लग रहा है। अब तारड़ साहब आप बताइए आपको कितना अलार्मिंग लग रहा है कि जो भी गैर कानूनी टोल अदा करेगा उसे खुले समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा का मतलब यही है कि वो जो अमरीकी बैरियर है उसको वहां लगाया जाएगा और फिर कोई एक जो है वो पटाखा भी फूटा तो ये जिस मैं जरा इंटरप्ट करूं, सीज फायर की, जिसकी मैं जुमला मुकम्मल कर लूं कि जिस सीज फायर की हम इस वक्त जो है वो बात कर रहे हैं वो तो कहीं हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा। देखे ट्रंप बहुत सियाना आदमी है, अभी ना ईरान ने किसी से टूल लिया है ना ले रहा है, तो देख रहे उसने धमकी ऐसी दी है कि जिस पर पहले ही अमल दरामद हो रहा है। तो ओवर टू तारड़ साहब। जी तारड़ साहब, ये क्या हो रहा है? ये प्रेशर टैक्टिक्स है या ये पूरा जो ये सीज फायर का अमल है ये तो ये एक पटाखे से सबूताज हो सकता है? नहीं यार, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और मैं भट्ट साहब की बात से भी एग्री करूंगा कि ऐसा एक उन्होंने इसमें शोषण छोड़ा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका पहले। और मैं मेरी नजर में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है। दर हकीकत यूएस और यूके, बल्कि यूके भी इन्वॉल्व हुआ था। और इसका जो नेचुरल स्टेटस था कि इसको एक इंटरनेशनल वाटर्स के तौर पे इसको छोड़ दिया जाए और जिस तरह आमदोरफ्त हो रही थी इस जंग से पहले उसी तरह होगी इसमें। और मैं इसमें टेक ले रहा हूं, पाकिस्तान का रोल मजीद इंपॉर्टेंट होगा। 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक दुनिया पे मजीद अपने कद काठ को बढ़ाएगा। और दूसरा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो मजीद। और एक मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा, ईरान की इस जंग बंदी में सबसे ज्यादा बेनिफिट जिसको हासिल करेगा वो पाकिस्तान होगा। और यहाँ पे जब सैंक्शंस हटेंगी, सस्ता तेल आएगा, आपकी पाइपलाइन बनेगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसी सूबे बलूचिस्तान 560 मील का बॉर्डर है, यहीं से कलभूषण आए थे, यहीं से चाबहार थी, हमारा पड़ोसी वहीं से इंटरवीन करता था, पीएलए को सपोर्ट करता था, वो ऑक्सीजन बंद होगी, ये सबसे बड़ा फायदा है। बस लेकिन तारड़ साहब इसके लिए आपको बस करना ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात समझानी है कि ये जो अमन अमल है इसको बढ़ने दें आगे, आपके ये जो बयानात हैं। क्योंकि अगर जेडी वैंस बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करके गए हैं, इसहाक डार ने जिम्मेदारी का मुजाहरा कर दिया है, वहाँ से ईरान से जो है वो कालीबाफ साहब जो हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उसके बाद ये ऐसे बयानात आगे किस तरफ रुख करेंगे? हमारे साथ एहसान साहब मौजूद हैं। एहसान साहब, ये आप तो दिफाई तजिया कर रहे हैं, ये बैरिया को जो है वो अबनाए हुर्मुज़ में उतारने की बातें हो रही हैं, वो भी अमेरिकन बैरिया को, और फिर अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कुछ जो है वो आगे ये गुफ्तगू आपने सुनी है, मुझे तो ये अलार्मिंग लग रही है। आपको क्या अलार्मिंग लग रही है? मैं थोड़ी सी लीगल पोजीशन इसमें बता दूं कि जब आप डिक्लेयर करते हैं ना कि हम किसी मुल्क का ब्लॉकेड कर रहे हैं, तो ये इट्स इंटरनेशनली इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर जी। इसलिए ये जो शायद जो मैरिटाइम एडवाइजर्स हैं ट्रंप साहब के, वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। वैसे तो अमेरिका ने जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है उसको खुद बनाया था, सबसे आगे थे इसको बनाने में, लेकिन आज तक ना साइन किया ना उसको रेटिफाई किया। ईरान ने साइन किए हुए लेकिन रेटिफाई नहीं किया हुआ। तो एक तो ये चीज है कि या तो होता ना कि, और ये एक मखसूस मुल्क के अगेंस्ट हो सकता है। अगर आप अपने हुर्मुज़ का ब्लॉकेट करते हैं तो इसका मतलब है सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, इन सब का ब्लॉकेट होता है, विच इज ये जो मुमकिन नहीं है। सो मैं एग्री करता हूँ कि ये ज्यादा जो है ना वो एक प्रेशर टैक्टिक्स की है। 2 जहाजों का कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है कि 2 शिप्स जो हैं वो एंटर हुए हैं। मैंने इन दोनों शिप्स की कैपेबिलिटीज चेक की हैं, वो दोनों आर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो माइन हंटर्स या माइन स्वीपर्स नहीं है। सो अगर ये कहा जाए कि वो माइन क्लियरेंस के लिए अंदर एंटर हुए तो उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो माइन क्लियरेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।